गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्ययन कर रहे थे विद्युत धारा का। आप लोगों ने विद्युत धारा या विद्युत प्रभाव टॉपिक में विद्युत धारा के बारे में सीखा है और विद्युत विभव के बारे में। जी, अब तक दो वीडियो आप लोगों को मिल चुकी हैं। एक वीडियो मिल गई है आपको विद्युत धारा के बारे में, ठीक, विद्युत धारा। और जो दूसरी वीडियो आप लोगों को मिली है, सेकंड वीडियो किस पर मिली है? सेकंड वीडियो है विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में। जी, विद्युत विभव एवं विभवांतर, ठीक है ना। तो आप लोग विद्युत का प्रभाव, विद्युत या विद्युत का प्रभाव, ठीक, इस टॉपिक में विद्युत धारा एवं विद्युत विभव या विभवांतर के बारे में सीखा है। ओके ना। ये 10th क्लास की बात चल रही है, 10th लेवल की बात चल रही है। विद्युत धारा का सिंबल क्या बताया था? आई होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि इकाई समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर क्यों क्या है? आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर इसका यूनिट देखेंगे तो कूलम पर सेकेंड आएगा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं। एम्पियर को शॉर्टकट में ए लिखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि घरों में जो विद्युत धारा आती है या करंट जो आती है, इसकी इकाई क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एम्पियर। ओके, ठीक है। सेकंड, विद्युत विभव या विभवांतर, इसको हम लोग वी से लिखते हैं। और आपने ये रीड किया था कि ये एक नेसेसरी कारक होता है या फैक्टर है किसी भी सुचालक में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए। किसी भी सुचालक में, सुचालक मीन्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी सुचालक में जब तक आप क्या करोगे, सुचालक के दोनों एंड के बीच, दोनों सिरों के बीच में विभवांतर नहीं पैदा करोगे, चाहे वो बैटरी लगाकर करिए। ये क्या है? बैटरी है। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही बैटरी लगाओगे तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूनि डायरेक्शन मीन्स एक सिंगल डायरेक्शन में रन करेंगे और इसके विपरीत क्या चलेगी? धारा चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं लेकिन धारा इसके रिवर्स जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सुचालक में इलेक्ट्रिक करंट के एग्जिस्ट करने के लिए विभवांतर का होना मस्ट है। अभी विभवांतर या विभव आप बैटरी के द्वारा भी दे सकते हैं या ट्रांसफार्मर के द्वारा भी दे सकते हैं। तो हम लोगों की कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं या जो बैटरी होती है, ये सब क्या काम करते हैं? ये सब विभवांतर प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल जनरेट करते हैं। जैसे कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ये क्या करता है? ये 11,000 वोल्ट की लाइन को 220 वोल्ट की लाइन में चेंज करके आपके घरों में इलेक्ट्रिक करंट भेजता है। ओके, तो इतना अध्ययन आप लोग कर चुके हो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोध। जी, हम लोग प्रतिरोध का अध्ययन करेंगे कि आखिर प्रतिरोध होता क्या है। ओके, तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? प्रतिरोध का, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? प्रतिरोध, ठीक। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? बताइए भाई, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे? एक मिनट, आई थिंक इंक खत्म हो गया है क्या?
रेजिस्टेंस। ओके, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलेंगे। एक मिनट। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ओके, जी, रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो वास्तव में प्रतिरोध होते क्या हैं, हमें ये सीखना है, ये जानना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, किसी भी कंडक्टर से, जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, या सुचालक है, उसमें से जब क्या होती है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के चलने से क्या होता है, विद्युत धारा का निर्माण होता है। लेकिन देखो होता क्या है, जब हम पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ठीक है, से मान लो आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। ओके ना, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। मान लो कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। तो देखो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, आपस में कोलिजन होता है। तो इनमें आपस में कोलिजन होने से क्या होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट का हीट के फॉर्म में लॉस होता है। दैट मीन्स जो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसीलिए क्या होता है, जो वायर वगैरह होते हैं वो कुछ समय के बाद में गर्म हो जाते हैं। तो रियल में तो ये होना चाहिए कि वायर गर्म नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर जो भी एनर्जी दे रहा है उसका टोटल यूज कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट में होना चाहिए। हमको तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगी, जितनी ज़्यादा धारा होगी आपके तार में, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, चाहे फैन हो, ठीक है, टीवी हो, एसी हो, वो उतनी अच्छी तरह से रन करेंगी, प्लस आपके लिए इकोनॉमिकल होगी। मीन्स आपका बिल क्या आएगा, कम आएगा। ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी वायर क्या है, आइडियल वायर नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो जब चलते हैं तो आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। इससे क्या होता है, धारा के प्रवाह में, इससे क्या होता है, धारा के प्रवाह में प्रतिरोध पैदा होता है, या ये कह सकते हो कि धारा के मार्ग में गतिरोध पैदा होता है। साथ में जो वायर का मटेरियल है, ये जो वायर का मटेरियल है, ठीक है, ओके, जिस मटेरियल से बना हुआ है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ठीक है, धारा हमें जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, जिसका सिंबल आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर। ओके, ठीक है, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, जो हमारा कंडक्टर है इसके नेचर पर। मीन्स ये एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, कॉपर का है, ओके, गोल्ड है, सिल्वर है। जैसे अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो गोल्ड इज ए बेटर मेटल देन सिल्वर, इसलिए गोल्ड में क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगी। ओके, जबकि सिल्वर में क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ऐसे अगर हम क्या करेंगे, सिल्वर और कॉपर को कंपेयर करेंगे तो सिल्वर इज ए बेटर मटेरियल, बेटर मेटल देन कॉपर। तो देयरफॉर क्या होगा, सिल्वर में क्या होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी देन कॉपर की। ओके, तो ओवरऑल जो प्रतिरोध होता है उसको आप कैसे बोलोगे, प्रतिरोध की परिभाषा हम कैसे देंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न गतिरोध को
है ना, उत्पन्न गतिरोध को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ओके, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसी को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इट इज द हाइंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज, क्या बोलोगे, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, इट इज द हाइंड्रेंस, ओके, इट इज द हाइंड्रेंस प्रोड्यूस्ड, ओके ना, it is the hindrance produced, it is the hindrance produced in the path of flow of electric current। yes, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी परिभाषा क्या सीख ली आप लोगों ने, इट इज द हाइंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी से नोट कर लीजिए। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको सर्किट में हम दिखाते कैसे हैं, तो जो रेजिस्टेंस का सिंबल है, ओके, ये भी देख लीजिए, रेजिस्टेंस को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, किस तरह से, जो हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल होगा, ओके, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, कहीं पर भी अगर ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट करेगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ओके, ऐसे देखो, अगर ऐसे कुछ लगा है यहाँ पर, ये बना है, तो ये क्या होती है, की होती है, मीन्स स्विच। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंजी भी बोलते हैं हिंदी में, की हो गया। ओके, और ये किसका सिंबल है, ये हमारी बैटरी का सिंबल है। क्या है, बैटरी। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और V क्या बताएगा, बैटरी का पोटेंशियल या वोल्टेज, कि बैटरी कितने वोल्ट की है, कितने पोटेंशियल की है, 12 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है। तो V क्या है, उसकी यूनिट है, इकाई है। ओके, तो आई थिंक इतना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये सीखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, यस, प्रतिरोध किन किन फैक्टर पर निर्भर करेगा। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जिन जिन फैक्टर पर निर्भर करता है उसकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। मान लो ये कोई वायर है, तार है, या क्या है, सुचालक है। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिरोध है, जिसका सिंबल आप क्या ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो ना, तो प्रतिरोध क्या होता है, सुचालक के एरिया क्रॉस सेक्शन, मीन्स जो ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, उस पर निर्भर करेगा, इसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, ओके, और इसके नेचर पर तो निर्भर करता ही करता है, साथ में टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि लंबाई और एरिया पर किस तरह से निर्भर करेगा। तो जो प्रतिरोध होता है, ओके, ये प्रतिरोध R, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स प्रतिरोध समानुपाती होता है लेंथ के। दैट मीन्स अगर आपकी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। मीन्स जैसे जैसे तार आपका लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके,
ज़्यादा लंबे तार होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के। मीन्स अगर तार आपका क्या है, ज़्यादा मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ओके, और अगर हमारा क्या है, पतला तार है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, अप एरो का मतलब ज़्यादा है, डाउन एरो मीन्स कम है। तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मीन्स इसमें क्या होता है, उल्टा रिलेशन है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइंड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपको क्या मिलेगा, R समानुपाती L अपान A, मीन्स L ऊपर A नीचे। और इसी को क्या करोगे, अगर अगली इक्वेशन ले जाएंगे, बराबर साइन लगाएंगे, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रो लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, रो। ठीक है, ये रो को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसका नेचर हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है। आप अपनी बुक में टेबल में देखिएगा, दिया होगा, हर एक मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो फिक्स होता है। ठीक है, और जो आर आप देख रहे हो इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और क्या है, क्या बोलते हैं, ओम। ओम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो आपने देखा कि तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की अगर क्या होगी, मोटाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, जो मोटे तार होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, उसमें धारा क्या होगी, आसानी से फ्लो करेगी। और जितने पतले तार होंगे उसमें धारा क्या होगी, कम आसानी से फ्लो करेगी। इसीलिए जो पतले तार होते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जो मोटे तार होते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब इसके आगे हम लोग क्या सीखेंगे, इसके आगे हम लोगों को सीखना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर अक्सर क्वेश्चंस देते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस दे देंगे। और वो क्या होता है, ठीक है, वो ये है, इससे जैसे मान लो कोई वायर है, ये क्या है, कोई वायर है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, L है। आपने क्या किया, इस वायर को पकड़, और इसका प्रतिरोध कितना है, R है। मीन्स L लंबाई का कोई तार है और इसका प्रतिरोध क्या है, R है। अब आपने इस तार को पकड़ा और खींचकर इसकी लंबाई को जो है बढ़ा दिया। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि इस तार को आपने खींचकर इसकी लंबाई को जो है कई गुना से बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं कि हम डबल ही कर रहे हैं या ट्रिपल करें, आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो और जितना चाहो उतना घटा सकते हो। तो चलो मान लेते हैं कि हमने इसकी लंबाई को क्या किया है, ठीक है, जो फाइनल लंबाई है वो कितनी हो गई है, फाइनल लंबाई जो है L डैश हो गई है। कितनी हो गई है, L डैश, है ना, ये हमारी क्या है, फाइनल लंबाई है। ठीक है, फाइनल लंबाई हमने मान लिया कितनी है, L डैश है। ओके, तो देखो, और तो इस केस में क्या पूछेंगे कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश, ये आपको निकालना होगा। मीन्स अगर किसी तार को हम खींचकर लंबा कर दें या दबाकर छोटा कर दें, मीन्स लंबाई को बदल दें, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए काम करना होगा, बहुत ही सिंपल है, आप एक फैक्टर n निकाल लीजिएगा। क्या निकालोगे, n। n क्या बताएगा कि जो लंबाई है वो कितने टाइम से चेंज कर रही है। ओके, दैट मीन्स हमने इसको ज़्यादा लंबा किया है या छोटा किया है। कैसे निकालोगे, जो बाद की लंबाई है इसको जो प्रारंभिक लंबाई है उससे भाग दे दीजिएगा। ठीक है, n क्या होगा, बाद की लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई, ये निकल आया।
तो इसके बाद जो न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा आर डैश, वो क्या हो जाएगा, जो एन आया है इसका वर्ग कर दीजिएगा और इनटू आर जो इनिशियल रेजिस्टेंस है इससे गुणा कर दीजिएगा, ये आपका न्यू रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, ओके। जैसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, चलो मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल करते हैं। ठीक है, इसके बाद में करते हैं, इसे मिटा दें। चलो ये सूत्र सामने है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमने क्या किया, कोई एक तार लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, मान लो हमने क्या एक तार लिया, इसकी लंबाई L है और इसका रेजिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं R बराबर 2 ओम दिया है। कितना दिया है, 2 ओम। अब चलो मान लेते हैं हमने क्या किया है, इसकी लंबाई को खींच कर जो है, ठीक है, कितना कर दिया है, जो हमारी फाइनल लंबाई है वो हमने इसका 1.5 गुना कर दिया है। यस, इस तार की लंबाई का 1.5 गुना कर दिया। तो हमको बताना है कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यही तो निकालना है। तो आप पहले n निकालोगे, n क्या हो जाएगा, L डैश अपान L हो जाएगा। L डैश कितना है, मीन्स L डैश मीन्स बात की लंबाई है ना, इस तार की लंबाई। ओके, तो 1.5L अपान L, L कैंसिल हो जाएगा, 1.5 आ गया। अब देखो जो नया रेजिस्टेंस R डैश आएगा, n स्क्वायर टाइम्स R। ओके, n का मान कितना है, 1.5, इसका वर्ग करेंगे और इंटू R हमारा कितना है, 2 है, यही तो है, 2 है। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25। ओके, गुणे 2 और मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये 4.5 ओम हो जाएगा। ओके, तो देखो सेम तार को लंबा करने पर प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो मान लेते हैं कि एक हमारे पास में वायर है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और जो रेजिस्टेंस है हम मान लेते हैं यहाँ पर 9 ओम है। कितना है, 9 ओम। हमने क्या किया है, इस तार को छोटा कर दिया है ऐसे, मीन्स जो फाइनल लंबाई है L डैश वो हम क्या कर देते हैं, आधा कर दे रहे हैं। तो हमको बताना है कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या किया है, लंबाई को कम कर दिया है, पहले की आधी कर दी है। तो अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इस केस में अगर n निकालने जाओगे, पहले n निकालोगे, n, तो n बराबर बाद की लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई, मीन्स यही तो है L डैश अपान L। अब बाद की लंबाई क्या है, 1/2L, और प्रारंभिक लंबाई L, कट कर कितना बचेगा, 1/2। अब सूत्र आपका ये रखा हुआ है, रखिए, 1/2 का क्या करोगे, वर्ग गुणे R। R कितना है, 9। ओके, ये कितना आ जाएगा, 9/2 दूनी 4, 9/4 ओम आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ऐसे आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए होंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, ओके, कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या स्टडी करोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ओके, मीन्स जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या बोलोगे आप, प्रतिरोध
पर प्रभाव डालने वाले है ना, डालने वाले कारक। ठीक है, तो देखो जो प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक होते हैं, नंबर एक आपने क्या देखा? नंबर एक आपने क्या देखा? तार की लंबाई। ओके, तार या हम इसको क्या बोल सकते हैं? सुचालक की लंबाई। ठीक है ना, पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। कैसे? आपने देखा है कि देखो किसी भी तार की लंबाई क्या है, अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर तार की लंबाई क्या है, कम है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नंबर दो फैक्टर क्या है? तार की मोटाई, है ना। ये भी आपने सीखा है किससे? एरिया क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जिसे बोल रहे थे। तो इस पर किस तरह से निर्भर करता है? एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। या जब ये कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मीन्स मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। नंबर तीन क्या होगा? नंबर तीन तापमान, है ना, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। किस पर? टेम्परेचर पर। ठीक है, इसका सूत्र आप लोग 12th में रीड करोगे कि टेम्परेचर पर किस तरह से निर्भर करता है। ओके, और नंबर फोर्थ क्या होता है ना, नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, मीन्स पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ओके, तो आज आप लोगों ने प्रतिरोध के बारे में कुछ सीखा है, जैसे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और दो सूत्र सीखे हैं। एक हमारा ये है R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक, और दूसरा सूत्र क्या है? R डैश इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर। इसके आगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, और वो होगा प्रतिरोधों का संयोजन, मीन्स श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। थैंक यू।